Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic Structure of Atoms, Class 9th, Chapter 4th, NCERT based. आज इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम आपको हैप्पी दीपावली को शुभकामनाएं देते हैं ऑल ऑफ यू सभी को। इस दिवाली को आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, अचीव करिए अपने टारगेट को, जो भी आपका एम है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ अग्रसर होंगे, देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर उसकी संरचना। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स जो होते हैं जनरली बने होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन एटम में। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पहले इसकी डिस्कवरी कौन किया था? ये कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स वाज शोन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन की खोज किए, इन्वेंशन किए इन 1897 में। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल निगेटिवली चार्ज। अब देखिए कैथोड का मतलब मीनिंग सी होता है निगेटिवली चार्ज, पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। सिंस ऑल द गैसेस फॉर्म कैथोड रे, सिंस ऑल द गैसेस सभी गैसें फॉर्म क्या करती हैं? कैथोड रेज। It was concluded that all the atoms contain negatively charged, सभी एटम्स क्या कंक्लूड करते हैं? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम जो होता है वो कंटेन करता है क्या? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जनरली निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम। अब ये कूलाम यूनिट है, कूलाम्ब चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। देखिए द रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1। जो मतलब रिलेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, वो कितना शो करता है? -1 शो करता है। क्या शो करता है? -1। जनरली हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का साइन होता है E-। देखिए अब इसके बाद हम प्रोटॉन के विषय में डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन, क्योंकि एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। प्रोटॉन क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम्स। हम वही चीजें बताएंगे जो अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये आपको क्लास 9 के अकॉर्डिंग ही चीजों को बताना है, नहीं तो इसके विषय में बहुत डिटेल में है भी चीजें। लेकिन आप अपने सिलेबस को देखते हुए भी चलिए एग्जाम के दृष्टि से। द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पहली बात प्रोटॉन का मतलब ही होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का मतलब अभी क्या पढ़ के? निगेटिव। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम्स वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन। इसको डिस्कवर कौन किया था? ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने। ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 60 में पूछता है। एनोड रे, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया, किसके थ्रू किया गया था? एनोड रे से और कैनाल। एनोड का मतलब ही होता है वहां पे प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज।
एनोड रे कैनाल रे एक्सपेरिमेंट वाज एबल टू डिटेक्ट, ये क्या डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लस चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन, वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं। एनोड रेज कैनाल्स रेज एक्सपेरिमेंट्स वाज एबल टू, मतलब कि एनोड रे और कैनाल रे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वही डिटेक्ट किया कि जो आपका प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये आपका जो एनोड रे कैनाल रे एक्सपेरिमेंट है ये आपको हायर क्लास में मिलेगा, अभी कोई इसके विषय में ज्यादा एक्सपेरिमेंट की कोई नीड हम लोग को जरूरत नहीं है क्योंकि ये हायर क्लास में है, हम अपने सिलेबस को देखते हुए भी चलेंगे। फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन ये इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6, ये बस प्लस में हो जाता है, बाकी वैल्यू सेम है। वन वहां पे माइनस में था इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, बस यही है। एक लर्न कर लिए एक आराम से आपको लर्न हो जाएगा, बस साइन चेंज करना है। अब मास ऑफ प्रोटॉन, मास प्रोटॉन का इसमें कितना हो जाएगा 1.6, कहीं कहीं आपको 1.6 मिलेगा, कहीं कहीं 1.673 अप्रॉक्स 10 का पावर माइनस 27 केजी की होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अब द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, वहां पे इलेक्ट्रॉन में -1 हम पढ़े थे, यहां पर बस +1 कर दीजिए। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन in 1932 discovered a subatomic particles with no charge and a mass equivalent to proton in the nucleus of all atoms. These neutrally charged particles are neutron। देखो ये 1932 में डिस्कवर किया गया था, 1932 में डिस्कवर किया गया था इसको, 1932 में डिस्कवर किया गया था इसको। न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर किए थे वो कौन साइंटिस्ट थे, जे चैडविक थे। कौन थे, जे चैडविक, जे चैडविक। न्यूट्रॉन को डिस्कवर कौन किया था, जे चैडविक ने किया था। इन 1932 डिस्कवर्ड हुआ था ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स with no charge and mass equivalent to the protons in the nucleus of all atoms. These neutrally charged particles are neutrons। देखो न्यूट्रॉन आपका जो होता है वो क्या होता है, नो चार्ज शो करता है। क्या शो करता है, नो चार्ज शो करता है, नो चार्ज एंड मास, ये न्यूट्रल शो करता है। वाटर आपका क्या है, न्यूट्रल सॉल्वेंट है। क्या है, न्यूट्रल सॉल्वेंट होता है आपका। जे चैडविक्स न्यूट्रॉन को डिस्कवर किए थे 1932 में। अब मास कितना होता है 1.673 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है, देख लीजिए मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 1.673 10 पावर माइनस 27 kg, इसमें भी वही सेम एज प्रोटॉन लिखा भी है, सेम एज प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। वाटर हमारा एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रॉन, हाँ न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन में क्या होता है, नो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। देखिए अब इस फिगर से समझिए, ये एक एटम है, पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, इसमें इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और उसके बाद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन है। प्रोटॉन प्लस चार्ज शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज शो कर रहा है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज शो नहीं हो रहा है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज शो नहीं हो रहा है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज शो हो रहा है। ये पार्टिकल्स ऑफ एटम्स है फिगर में। अब देखिए कंपैरिजन बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में क्या कंपैरिजन है।
सब एटॉमिक पार्टिकल्स, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज, लोकेशन इन द एटम्स। प्रोटॉन रिलेटिव मास 1 u होता है और रिलेटिव चार्ज +1 शो करता है। लोकेशन इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन जो होता है हमारा वो न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन रिलेटिव मास 1 u शो करता है। रिलेटिव चार्ज इसका 0 होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं तो 0 होता है। इन द न्यूक्लियस ये क्या रहता है, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, आउटर सेल में है, इसके बाहर में है। इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिव मास 1/1840 u 1840 और रिलेटिव चार्ज -1। इलेक्ट्रॉन पर रिलेटिव चार्ज क्या होता है, -1 शो करता है। ये आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड कहां कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स 3 मॉडल दिए गए हैं। कौन से, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, बोर मॉडल ऑफ एटम्स। एटम को स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए कौन कौन मॉडल है, थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोर्स मॉडल है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मॉडल जो है वो हम लोग उपयोग करते हैं, कौन सा मॉडल प्रूफ माना गया ऑथेंटिक की सही है। तो एक एक हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन सा मॉडल एकदम करेक्टली है। देखिए जो भी मॉडल एटम का बनाया गया है वो एक दूसरे का, जैसे रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल जो था वो भी मतलब कि एक एटम का स्ट्रक्चर तो दिया लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कहाँ निगेटिव चार्ज है, आइडेंटिफाई एकदम क्लियरली नहीं कर पाए। तो उसी के रिगार्डिंग रदरफोर्ड भी आ गए, उसको एक्सप्लेन किए, वो भी फेल कर गए, तो बोर्स मॉडल आया, तो फाइनली वो एटम्स का मॉडल को प्रूव कर दिया। तो हम पहला देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। व्हेन जे थॉमसन प्रपोज हिज मॉडल ऑफ द एटम्स इन 1903, देन ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर नोन बी प्रेजेंट इन द एटम। से कह रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन, ये केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विषय में बता रहे हैं बस। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर known to be present in the atoms according to Thomson model of atoms। ये केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विषय में डिस्कस किए हैं बस, न्यूट्रॉन के विषय में नहीं। देखिए ये तरबूज मॉडल पे एटम्स का स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। जैसे एक तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, उसको जब आप कट करते हो तो उसमें देखोगे एक रेडिश पार्ट होता है बीच में और सीड लगे रहते हैं ब्लैक कलर के। वो जो सीड होते हैं वो निगेटिव चार्ज होता है इनके थॉमसन मॉडल के अनुसार, और जो उसमें रेड कलर का होता है वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। सीड निगेटिव चार्ज बता दिए, सीड जो है निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो रेड कलर का अंदर का पार्ट होता है। तो वाटरमेलन के मॉडल से बनाए जे थॉमसन एटम का स्ट्रक्चर दिए, लेकिन ये एकदम क्लियरली क्लासिफाई नहीं कर पाए एटम के स्ट्रक्चर को। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम्स एन एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर। ये कहते हैं कि एटम्स जो है स्फीयर कंसिस्ट करता है, स्फीयर होता है गोले की तरह, और पॉजिटिव चार्ज विथ नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। देखो एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर, एटम जो है स्फीयर की तरह कंसिस्ट करता है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं। ये केवल यही बताए हैं पहला। दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट्स, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखिए जितने प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है हमारे उतने निगेटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं, क्लासिफाइड एकदम क्लियरली नहीं कर पाए। इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब इनके कुछ ड्रॉबैक हो गए। क्या ड्रॉबैक थे इनके, although Thomson's models explain
वाई एन एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव जो सेम हो गए तो न्यूट्रल हो ही गया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ये एकदम एक्सप्लेन बढ़िया से नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉबैक्स आ गया इनका थॉमसन मॉडल का। तब नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम्स। अब ये इसको क्लियर करना चाह रहे हैं कि इसमें जो त्रुटियां ड्रॉबैक है उसको उस पर ये वर्क किए हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम्स हम अब देखेंगे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम्स, रदरफोर्ड मॉडल क्या है एटम का, ये क्या कि रदरफोर्ड मॉडल फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये इनका मॉडल और एक नाम से जाना जाता है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स। देखिए रदरफोर्ड ने क्यों गोल्ड पे एक्सपेरिमेंट किया, क्यों टिन नहीं लिया, क्यों गोल्ड ही लिया, एल्युमिनियम टिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो थिन होता है, पतला होता है, तो उस पर जब अल्फा पार्टिकल पास कराएंगे तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे तो लाइट जो पास होगी वो डिफ्लेक्ट भी करेगी कुछ और कुछ नॉन डिफ्लेक्ट शो करेगी पार्टिकल्स। देखिए इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वेयर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड। देखिए ये हमारा अल्फा पार्टिकल्स है, ये क्या फिगर में अल्फा पार्टिकल्स है, ये थिन गोल्ड बीच में लगा हुआ है। जैसे ही हम अल्फा पार्टिकल्स मतलब अल्फा हीलियम्स, हीलियम्स होते हैं He2+, हीलियम अल्फा पार्टिकल्स शो करते हैं। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड थिन पर उस पर पड़ेगी तो क्या करेगा वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर बना देगा। अल्फा पार्टिकल्स जब इस गोल्ड फाइल पर पास करता है, गोल्ड फाइल से होकर पास करता है तो ये एक स्क्रीन लगे रहते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये स्क्रीन इसलिए लगे रहते हैं तो जो अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फाइल से पास हो रहा है वो कौन सा हमारा डिफ्लेक्ट पार्टिकल्स है, कौन नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल से वो दिखाता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इस फिगर में अब ध्यान से देख लीजिए, यहां से आपका अल्फा पार्टिकल्स थिन फॉइल्स गोल्ड को पतली थिन फॉइल गोल्ड है उस पर पास कर रही है, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी रहती है, वो स्क्रीन ये बताती है कौन सा लाइट नॉन डिफ्लेक्ट पार्टिकल्स है, कौन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वेयर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल, ये बहुत पतला थिन गोल्ड फॉइल्स को लिए अपने एक्सपेरिमेंट में। दूसरा पहला पॉइंट, ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल, क्योंकि ये गोल्ड फॉइल इसलिए सिलेक्ट किए, ही वांट टू थिन लेयर, पतली लेयर चाहते थे, इसीलिए ये गोल्ड फॉइल को ही सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड, जिससे अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल इजिली इसके रे पास हो जाए आसानी से। दिस गोल्ड फाइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, यह गोल्ड फाइल अबाउट 1000 एटम्स थिक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज, ये कितने चार्ज होते हैं, डबली He2+ हीलियम आयंस, सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4u, इसका मास कितना होता है 4u होता है, u में मेजर किया जाता है मास। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, और क्यों अल्फा पार्टिकल, क्योंकि फास्ट मूविंग करता है, क्या करता है फास्ट मूविंग। उसके बाद हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसमें बहुत सारी एनर्जी एग्जिस्ट होती है, सिंघम की तरह होता है, बहुत एनर्जी होती है इसमें अल्फा पार्टिकल्स में, ये गोल्ड फाइल को पार कर जाती है। अब ये लेकिन फ्लोरोसेंट स्क्रीन से कोई डिफ्लेक्ट कर रही है, कोई नॉन डिफ्लेक्ट कर रही है, वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन ही रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर में।
तीसरा पॉइंट, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स in the gold atom. Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see large deflection electron deflection. देखो, it was expected that alpha particle would be deflected. It was expect किया गया कि alpha particle would be deflected and subatomic particles in the gold atom. Since the alpha particle were much heavier, alpha particle much heavier है than the proton, he did not expect to see large deflections. अब हम नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाएंगे. Scattering of alpha particle by the atoms of a gold. Scattering of alpha particles by atoms of a gold foil. देखिए, most of the fast moving alpha particles pass straight through the gold foil. देखो, most generally the fast moving alpha particle pass straight through the gold foil. मतलब इस फिगर में देखोगे, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है गोल्ड फाइल से सीधा निकल जा रही है. अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल से सीधे निकल जा रही है, स्ट्रेट लाइन में निकल जा रही है. फिर दूसरा पॉइंट कर रहा है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फाइल बाय स्मॉल एंगल्स. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, स्मॉल डिफ्लेक्शन भी हो रहा है. गोल्ड फाइल में क्या हो रहा है? स्मॉल डिफ्लेक्शन भी हो रहा है. तीसरा पॉइंट कर रहा है सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, मतलब 12,000 पार्टिकल से 12,000 पार्टिकल से 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड्स. देखो, 12,000 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल ऐसा भी है इस फिगर में कि वो टर्न बैक हो जा रहा है, मतलब कि वो गोल्ड फाइल से अल्फा पार्टिकल्स टकराया, फिर वापस उसी जहां से वापस जहां से आया था वहीं फिर पहुंच गया, जहां से चला था वहीं फिर टर्न बैक हो गया. तो 12,000 पार्टिकल्स में ऐसा एक होता है. अब क्या कंक्लूजन निकला? मोस्ट ऑफ द space inside the atoms is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. जनरली इस फिगर में हम देख रहे हैं कि बिना डिफ्लेक्ट किए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल जा रहे हैं. पहला पॉइंट कर रहा है कंक्लूजन जो हम कंक्लूड किए. दूसरा पॉइंट, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंक्लूडिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज of the atoms occupies very little space. एटम क्या ऑक्युपाइज कर रहा है? very little space. very few particles, बहुत कम पार्टिकल few particles were deflected. कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो were deflected their path, जो कि अपने पास से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. वो इंक्लूड करते हैं पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द एटम्स और लिटिल स्पेस, बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं. नेक्स्ट, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge of the mass of the gold atoms were concentrated in a very small volume within the atoms. A very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree indicate करता है कि all positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atoms. इस फिगर से ये हमें समझ में आया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट लाइन से निकल जा रहे हैं. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन निकल जा रहे हैं, लेकिन सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं. और 12,000 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल ऐसा भी है कि जो टर्न बैक हो जा रहा है, मतलब यू टर्न कर जा रहा है, जहां से गया वहीं फिर वापस टर्न बैक हो जा रहा है टकरा के.
अब इसके बाद देखेंगे। और on the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom's following features. क्या फीचर हैं? There is a positively charged center in an atom called the nucleus. जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है किसी एटम का, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड होता है, बाहर। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ये कह रहा है कि अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, मूवमेंट करता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में। तीसरा पॉइंट कह रहा है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ये कह रहा है साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है बहुत स्मॉल है, एज ए कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम की कंपेरिजन में। न्यूक्लियस की साइज स्मॉल है, किसके कंपेरिजन में? एटम की। अब इनके कुछ ड्रॉबैक आ गए, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स। ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देने में, क्लासिफाइड करने में एकदम डिटेल में, इनका भी जो मॉडल था वो फेल हो गया। क्यों? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मूवमेंट करता है, एक्सीलरेट करता है, तो एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है, रेडिएंट एनर्जी। यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स, रेडिएंट एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है। पार्टिकल जब मूव करता है इलेक्ट्रॉन का, तो एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। अब ये धीरे धीरे रिवॉल्व करते हुए न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा ये जब इलेक्ट्रॉन, तो हम अनस्टेबल शो करने लगेगा ये एटम्स हमारा एटम्स क्या शो करने लगेगा? अनस्टेबल। और हम जैसा कि जानते हैं कि एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। एटम्स क्या होते हैं? क्वाइट स्टेबल होते हैं। मतलब इनका ड्रॉबैक यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, और रिवॉल्व होते हुए वो जाके एटम में जाके इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration charge, particles would radiate energy. Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. The atoms should be highly unstable, and hence matter would not exist in the form that we know. We know that that atoms are quite stable. तो अब हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। ये भी फेल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल भी एटम का स्ट्रक्चर देने में फेल हो गया। अब हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आया हमारा बोर मॉडल ऑफ एटम का बोर मॉडल। ये हमारा फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल करेक्ट है। ये क्या किए बोर्ड जी? क्या है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, जो हमारे ब्रदर्स ने मॉडल दिया था, वो उसमें बहुत कुछ हमको बदलना नहीं था, बस उसमें इलेक्ट्रॉन का ही गड़बड़ी हुआ था। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है, फॉल कर जाता है, वही वो अनस्टेबल शो करता था। और बाकी जो पॉजिटिव न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो ठीक ठाक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में फॉल कर जाना, ये उनका ड्रॉबैक था। अब उसी को केवल क्लियर करना चाहते थे, सही करना चाहते थे। तो नील बोर ने कहा, नील बोर्स पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए, पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो रेडिएट एनर्जी जो होता है वो नहीं लेता, डू नॉट रेडिएट एनर्जी। एक सर्टेन सेल में डू नॉट रेडिएट एनर्जी, मतलब एक निश्चित कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए, डू नॉट रेडिएट एनर्जी बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए, डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो मूवमेंट करता है जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल ना करे। सर्टेन क्लास में एक सर्टेन सेल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक सर्टेन सेल होना चाहिए। बोर्स मॉडल यही कहता है कि एक सर्टेन सेल होना चाहिए और एनर्जी रेडिएट नहीं होनी चाहिए, डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अगर एनर्जी रेडिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए क्या करेगा? न्यूक्लियस में जाके धड़ाम से गिर जाएगा।
तो आपका एटम्स अनस्टेबल शो करेगा, क्योंकि एटम जनरली स्टेबल शो करता है, तभी हमारा एक एटम है। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन ए स्मॉल न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो स्मॉल न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं। ये तो रदरफोर्ड जी ने बता दिया था। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली, इलेक्ट्रॉन रैपिडली रिवॉल्व करता, घूमता है निश्चित एक सर्टेन ऑर्बिट्स आर सेल में, सर्टेन ऑर्बिट्स आर सेल में, इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, एक निश्चित सर्कुलर पाथ पे। ये नहीं कि यहां से के से धड़ाम से के से चला जाए एम में, एम से चला जाए एल में, ऐसा नहीं, एक सर्टेन क्लास में। एनर्जी लेवल आर सेल, दीज ऑर्बिट आर सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन आर द नंबर्स। ये सेल है हमारे, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। एन बराबर 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर बनाने में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका यूज करते हैं। के एल एम एन, के में 2, के में 2 और उसके बाद 2 और यल में 8, यम में 18, एन में 32 32 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8, एम सेल में 18, एन सेल में 32। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कमेंट करके बताइए। 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281 281। के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 1। तो ऐसे किसी भी एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 2 8 2, ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी होगी वो फिक्स अमाउंट पे होगी। तो मतलब ये निकला बोर्स मॉडल्स कि ये एक सर्टेन क्लास में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, एक सर्टेन क्लास में, और विदाउट रेडिएट एनर्जी, बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल ना करे। जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉबैक नहीं था, बस इलेक्ट्रॉन का ड्रॉबैक था, इलेक्ट्रॉन उनका न्यूक्लियस में आके गिर जा रहा है, फॉल कर जा रहा है। बाकी प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को वो क्लासिफाइड कर चुके थे एकदम क्लियर, सही। बोर जी ने उन्हीं का मॉडल को थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन ला दिया, और यही मॉडल आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रूप में हम लोग प्रूव करते हैं कि ये मॉडल, बोर्स का जो मॉडल है एटम का, वो क्लियरली आइडेंटिफाई है, वो एकदम करेक्ट है। यही बोर्स मॉडल जो है हमारा करेक्ट है। जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे 11 12 या 10th में, तो वहां पर इसके विषय में आप डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इस फिगर में भी बता दे रहे हैं। एन सेल, देखिए न्यूक्लियस है आपका ये, और के सेल में एन बराबर 1, एल सेल में एन बराबर 2, एम सेल में एन बराबर 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन सेल में एन बराबर 4, एन सेल में एन बराबर क्या है 4, एन सेल में 4 है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये के सेल है, इसमें एन बराबर 1, एल सेल में एन बराबर 2, एम सेल में एन बराबर 3, एन सेल में एन बराबर 4। अब इसमें हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू 2 आई है, किस फार्मूले से आती है, 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेल में 2n का पावर 2। देखिए n का वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो आ जाएगा 2। अगर ये के सेल के लिए है, अगर 2n स्क्वायर 2 इंटू 2 का पावर 2 कर दें 8 आ जाएगा। तो ये यल क्या आ गया, इसी फार्मूले से हम चाहे निकाल सकते हैं के एल एम का, और यम का निकालना चाहें तो 2n स्क्वायर, अब यम बराबर कितना दिया हुआ 3,
तो 2 गुणे यम कितना है 3, 3 की पावर 2, 3 3 का 9, 18, तो यम कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि के में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8, यम में 18, यन में 32 इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस मॉडल से हम निकाल सकते हैं। देखिए दीपावली अब आ रहा है, इसमें आप लोग पढ़ाई इस दिन अवश्य करिएगा। विशेषकर तौर पे दीपावली के दिन पढ़ाई जरूर करना चाहिए हमको, और रीड जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मान्यता है कि हम लोग के धर्म में कि अगर हम लोग दीपावली के दिन पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज इंक्रीज करता है। इस दिन क्या होता है, हमारा नॉलेज इंक्रीज करता है। इसलिए हमको दिवाली के दिन अपने बुक को, जो भी आप पढ़ना चाहो कुछ भी, उसको आप रीड करिए जरूर। उस दिन अपना अस्त्र जरूर उठाइएगा, किताब, बुक्स, कॉपी, पेन। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग अगर हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, और जितने भी इस ग्रुप में इस चीज वीडियो को शेयर करेंगे वो आपके फ्रेंड के ग्रुप में, या जो भी आपके क्लासमेट हैं, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे अच्छा, जो भी आप टॉपिक पे बोलेंगे। दैट्स ऑल।